अच्छा, हमारा जो आज का क्लास है ये कोरोना वायरस के ऊपर बेस है। बहुत से विद्यार्थियों का ये मांग था कि भाई कोरोना वायरस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि आने वाले समय में कंपटीशन में यदि इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, पहले से इससे संबंधित सारी जानकारियां हमें पता हो। और दूसरी बात, एक शिक्षित नागरिक होने के नाते हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है इसकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ये जो कोरोना वायरस है ये एक संक्रामक रोग है ना। क्या है? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। आपने सुना होगा कोरोना वायरस एक पेंडेमिक रोग है, WHO ने घोषित किया कोरोना वायरस को पेंडेमिक रोग। तो ये जो संक्रामक रोग होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। संक्रामक रोगों को उनकी क्वालिटी के बेस पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है एंडेमिक, एक एपिडेमिक और एक है हमारा पेंडेमिक। ठीक है, संक्रामक रोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक में ऐसे संक्रामक रोगों को रखा गया है जो किसी विशेष क्षेत्र में आते हैं, मतलब हर जगह ये संक्रामक रोग नहीं पाए जाते, किसी विशेष क्षेत्र में ये संक्रामक रोग पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए मलेरिया। मलेरिया अफ्रीका के कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है, बाकी और विश्व में ये कहीं नहीं पाया जाता। भारत और आसपास के जैसे गर्म इलाकों में कुछ एक आध केस अगर मिल जाता है तो वो अपवाद के रूप में हम उसको मान सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से मलेरिया हमें परमानेंटली अफ्रीका के ही कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक ऐसे संक्रामक रोगों को कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन स्थायी रूप से नहीं पाया जाता, मतलब ये अचानक से आता है और बहुत तेजी से फैलता है। अब तीसरा है हमारा पेंडेमिक। पेंडेमिक ऐसे संक्रामक रोगों को कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में नहीं फैलता बल्कि पूरे विश्व को अपने चपेट में लेता है, और ये स्थायी रूप से नहीं होता, ये अचानक से आता है और बहुत तेजी से फैलता है। देखिए, संक्रामक रोगों को हमने कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक ऐसे संक्रामक रोगों को कहा जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, उसके बाहर ये नहीं पाया जाता और स्थायी रूप से हमेशा देखने को मिलता है ये। एपिडेमिक ऐसे संक्रामक रोगों को कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता, लेकिन स्थायी रूप से नहीं पाया जाता, ये अचानक आता है और बहुत तेजी से फैलता है। पेंडेमिक ऐसे संक्रामक रोगों को कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने चपेट में लेता है और अचानक आता है। शुरू में जब कोरोना वायरस आया था तो हम लोग समझ रहे थे कि ये एक एपिडेमिक संक्रामक रोग है। एपिडेमिक संक्रामक रोग मतलब चाइना जैसे एरिया में ये फैलेगा और भारत में अगर ये आ जाता है, क्योंकि भारत एक गर्म क्षेत्र है, अगर ये भारत में आ भी जाता है तो अधिक टेम्परेचर में ये क्या हो जाएगा, वैसे ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया तब 11 मार्च सन 2020 को WHO ने इसे क्या किया, पेंडेमिक रोग घोषित किया, पेंडेमिक महामारी घोषित किया। पहले हम इसे क्या समझ रहे थे, कोरोना वायरस को एपिडेमिक समझ रहे थे, इसी कारण कोई तैयारी किसी ने नहीं की थी, भारत ने भी नहीं की थी कि भाई अपने को तो जरूरत ही नहीं है कि उस एरिया में फैले, हमको क्या करना है। लेकिन हमें कहाँ पता था कि ये पेंडेमिक है, ये किसी विशेष क्षेत्र में नहीं बल्कि ये पूरे विश्व को अपने चपेट में लेगा। तो कोरोना वायरस क्या है, एक पेंडेमिक महामारी है, ऐसी महामारी जो कि पूरे विश्व में फैलती है। कोई विशेष जलवायु इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, हर प्रकार की जलवायु में ये लोगों को क्या करती है, अपने चपेट में लेती है। क्लियर है? तो हमने देख लिया क्या, संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग के 3 प्रकार। कोरोना वायरस जो है वो संक्रामक रोग है, लेकिन कौन से प्रकार का संक्रामक रोग है, पेंडेमिक टाइप का संक्रामक रोग है। अब चलिए हम बात करते हैं कोरोना वायरस के इतिहास के ऊपर, है ना, हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस, हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस। चलिए अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस का इतिहास, आखिर ये कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई। तो कोरोना वायरस सबसे पहले देखा गया था 1930 में। 1930 में सबसे पहले ये कोरोना वायरस मुर्गों में देखा गया था।
जब शुरू में कोरोना वायरस आया था तो ये अफवाह उड़ी थी कि ये वायरस जो है मुर्गे मुर्गियों से क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। इस कारण बहुत से लोगों ने क्या किया था, चिकन खाना छोड़ दिया था। इसके पीछे कारण यही है कि 1930 में सबसे पहले कोरोना वायरस किस में देखा गया था, मुर्गों में देखा गया था, है ना, चिकन में देखा गया था। तो उसके बाद 1940 में ये वायरस चूहों में और सुअरों में देखा गया। 1960 में सबसे पहले ये जो वायरस है ये मनुष्यों में देखा गया, जिसे ह्यूमन कोरोना वायरस कहते हैं। लंदन में स्थित सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल के एक प्रोफेसर थे, सर डेविड टायरेल। ये जो सर डेविड टायरेल हैं, ये सर्दी जुकाम खांसी का जो वायरस है इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इसी समय इन्हें एक ऐसा वायरस मिला जो कि बाकी वायरस से काफ़ी अलग था। तब सर डेविड टायरेल ने इस वायरस के सैंपल को भेजा किसके पास, डॉक्टर जून अल्मेडा के पास। डॉक्टर जून अल्मेडा जो है वो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की स्पेशलिस्ट थी। डॉक्टर जून अल्मेडा ने जब इस कोरोना वायरस को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में देखा तो इसमें स्पाइक प्रोटीन निकले हुए दिखे, और ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये ताज के जैसा, मतलब क्राउन के जैसा दिख रहे थे। इसी कारण डॉक्टर जून अल्मेडा ने इस वायरस को सबसे पहले कोरोना वायरस का नाम दिया। तो ये तो थी कोरोना वायरस के इतिहास की बात। अब हम बात करते हैं कि भाई ये कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि एक वायरस की पूरी फैमिली है जिसमें 7 सदस्य हैं। जो 4 सदस्य हैं कोरोना वायरस के, ये हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है। अगर आप इन वायरस से संक्रमित भी हो जाते हैं तो हल्का सर्दी खांसी जुकाम जैसी स्थिति बस बनेगी और जानलेवा कंडीशन में हम नहीं पहुंचेंगे। लेकिन बाकी के जो 3 सदस्य हैं, जिसमें पहला है हमारा सार्स CoV-1, दूसरा मेर्स CoV और तीसरा सार्स CoV-2। ये 3 वायरस ऐसे हैं, अगर कोई व्यक्ति से संक्रमित हो जाता है तो उसकी कंडीशन जो है बहुत खराब हो सकती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ये 3 वायरस आखिर क्या है। पहला जो मैंने आपको बताया था सार्स CoV-1, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। CoV मतलब कोरोना वायरस, 1 है ना। ये सबसे पहले देखा गया था 2003 में, और ये एशिया वाले इलाके में फैला था, और इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई थी, चाइना से ही हुई थी। दूसरा मैंने नाम बताया आपको मेर्स CoV। तो मेर्स CoV का मतलब होता है मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो जैसे नाम से ही पता चलता है मिडिल ईस्ट मतलब ये जो वायरस है मिडिल ईस्ट कंट्री में फैला था, जैसे हमारे जितने भी इस्लामिक स्टेट है यहाँ पर, और इसकी उत्पत्ति जो है सऊदी अरेबिया से हुई थी। तीसरा नंबर का जो कोरोना वायरस है सार्स CoV-2 मतलब सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ये पूरा जो हमारा क्लास है और आज हम जिस वायरस से जूझ रहे हैं वो यही है, जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं ना। WHO ने इसको क्या नाम दिया है, कोविड-19। कोरोना वायरस को WHO ने क्या नाम दिया है, कोविड-19, जहाँ को का मतलब होता है कोरोना, वी का मतलब वायरस और डी का मतलब डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोविड-19 का ये क्या है, फुल फॉर्म है। चलिए क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से हुई, है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई इस वायरस की आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भाई सब अपना अपना तर्क लगा रहे हैं कि भाई इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन किसी के पास भी क्या है, कोई भी ठोस सबूत नहीं है। लेकिन WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है, अपना एक रिपोर्ट तैयार किया है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है, कोरोना वायरस का मनुष्यों में फैलने के 3 कारण हो सकते हैं। WHO ने 3 प्रकार के तर्क बताए हैं अपने, जिसके आधार पर क्या है कोरोना वायरस के फैलने की संभावना उन्होंने जताई है। पहला कारण क्या हो सकता है कोरोना वायरस का मनुष्यों में फैलने का, तो पहला कारण हो सकता है कि शायद ये जो वायरस है मनुष्यों में चमगादड़ से आया होगा, क्योंकि चमगादड़ ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर वायरस बहुत आसानी से पनप सकते हैं। लेकिन वही चमगादड़ के DNA कोडिंग और ह्यूमन कोरोना वायरस के DNA कोडिंग में काफ़ी डिफरेंस देखा गया। तो वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई शायद ये वायरस चमगादड़ों से सीधा मनुष्यों में नहीं आया, ये जो वायरस है चमगादड़ से पहले किसी दूसरे जानवर में और फिर उस दूसरे जानवर से मनुष्यों में आया होगा। तो बाद में पता चला कि जो पेंगोलिन एक जानवर होता है ना, पेंगोलिन, उसके कोरोना वायरस के DNA और ह्यूमन कोरोना वायरस के DNA में 99% तक की समानता देखी गई। तो यहाँ पर
निष्कर्ष ये निकलता है कि शायद ये जो कोरोना वायरस है ये चमगादड़ों से उत्पन्न हुआ होगा और ये चमगादड़ों से पेंगोलिन में और पेंगोलिन से ये कोरोना वायरस मनुष्यों में आया होगा। WHO ने दूसरा तर्क ये दिया कि भाई इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, तो इस पर WHO ने दूसरा तर्क ये दिया कि ये वायरस जो है शायद फ्रोजन फूड से मनुष्यों में आया होगा। अब ये फ्रोजन फूड किसको बोलते हैं, तो भाई फ्रोजन फूड ऐसे फूड को बोलते हैं जिसमें हाई फैट और लो प्रोटीन होता है, मतलब वसा बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन बहुत कम होता है, जैसे कि मांस मटन वगैरह। और ये चाइनीज लोग जो है उल्टा पुल्टा कुछ भी मांस मटन खाते रहते हैं। और जो पहला केस आया था है ना, वो चाइना के मीट मार्केट से ही आया था। चाइना के मीट मार्केट में एक महिला थी, झींगा बेचने वाली महिला, उसके अंदर सबसे पहली बार कोरोना वायरस का सैंपल देखा गया था। तो WHO के वैज्ञानिकों ने ये तर्क लगाया कि शायद फ्रोजन फूड से ये वायरस जो है मनुष्यों में आया होगा। वैज्ञानिकों का तीसरा तर्क ये था कि हो सकता है किसी दुर्घटना के कारण लैब से कोई वायरस जो है लीक हो गया होगा। लेकिन बाद में WHO ने अपनी इस बात को खारिज करते हुए ये भी कहा कि जितने भी लैब होते हैं चाइना में, या वुहान लैब जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में था, तो जो भी वहाँ चाइना में लैब होते हैं वो उच्च क्वालिटी के जैव सुरक्षा स्तर से घिरे होते हैं और वहाँ से किसी भी वायरस का लीक होना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से WHO ने कोरोना वायरस का मनुष्यों में फैलने के 3 प्रकार के तर्क दिए। लेकिन बहुत सी संस्थाओं और देशों का ये कहना है कि चाइना ने जानबूझकर ये जो वायरस है एक बायो वेपन के रूप में इसको अपने लैब में तैयार किया है। जैसे अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी द फॉक्स का ये दावा है कि चाइना ने ये वायरस जानबूझ करके अपनी लैब में बनाया है ताकि वो ये साबित कर सके कि ये जो चाइना है ये अमेरिका से किसी भी मामले में कम नहीं है। मतलब अपनी पावर का, अपनी शक्ति का शो ऑफ करने के लिए चाइना ने क्या किया है, इस वायरस को जानबूझ करके इस वायरस का निर्माण किया है ताकि विश्व को ये अपनी ताकत दिखा सके और आने वाले समय में इसको बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं इस वायरस की संरचना कैसी है ना। इस वायरस की संरचना के ऊपर चलिए अब हम जो है थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, मतलब हमारे जो दूसरे स्टूडेंट हैं जैसे कॉमर्स के या आर्ट्स के, तो उसको थोड़ी सी कठिनता हो सकती है इसको समझने में, क्योंकि शब्दावली जो है थोड़ा सा बायोलॉजिकल होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या तो फिर ज़्यादा बेटर होगा कि आप सीधा गूगल सर्च कर लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। तो देखिए भाई कोरोना वायरस जो होता है हमारा एक ऐसा बॉल जैसी संरचना होती है ना, गेंद जैसा संरचना होता है जिसकी बॉडी बनी होती है किसकी, ई टाइप प्रोटीन की। ई टाइप प्रोटीन मतलब इसका फुल फॉर्म हम देखें तो ये हो जाएगा एनवेलप प्रोटीन। एनवेलप प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो हमारा एनवेलप प्रोटीन है, इसकी जो बॉडी है, इस पर जो है ऐसा कुछ कांटे लगे होते हैं, है ना। ये जो है यहाँ पर ऐसा जो है कुछ ये बना देते हैं, ये ऐसा कांटे लगे होते हैं और इसी के कारण ये क्राउन के जैसा दिखता है ना, ताज के जैसा, और इसको कोरोना वायरस नाम पड़ा इसी के कारण। तो ये है एस टाइप प्रोटीन, या तो फिर स्पाइक प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पर और छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना हमें देखने को मिलती है, ये ऐसा, और यहाँ पर जो है ऐसा कांटा छोटा छोटा यहाँ पर और निकला होता है, और ये कहलाता है हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये तो हो गया इसका क्या, आउटर स्ट्रक्चर। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो आपको यहाँ अंदर में कैसा धागे जैसी संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो धागे जैसी संरचना है ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल बना होता है आरएनए का, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। कौन से टाइप का आरएनए है ये, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखिए आरएनए जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। जो पॉजिटिव आरएनए होता है ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर मैं एक शब्द यूज किया हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि भाई जेनेटिक मटेरियल में अगर हम डीएनए की बात करें तो इसमें 2 धागे देखने को मिलते हैं, और वहीं अगर आप यहाँ देख सकते हैं आरएनए की बात करें तो उसमें सिंगल धागा होता है। तो इसी कारण जो है ये हम इसको बोल देंगे क्या, पॉजिटिव टाइप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। इस आरएनए में यहाँ पर आपको जो है ऐसा कुछ लगा हुआ दिखेगा,
ना, रेड कलर का देखिए यहाँ दिख रहा होगा। तो ये ऐसा यहाँ पर जो है आरएनए में कुछ इस प्रकार से, जैसे माले में मोती पिरोया जाता है ना, ऐसा टाइप से जो है यहाँ पर जो है हमें कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ दिखेगा, है ना, आरएनए में ये। और ये है हमारा क्या, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड, है ना, न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि भाई ये कोरोना वायरस आखिर काम कैसे करता है। तो ये जो कोरोना वायरस है, यहाँ पर जैसे ये हमारा सेल होता है ना, ये जैसे मैं कोशिका के बारे में बताया हूँ, वीडियो भी डाला हूँ कोशिका के ऊपर। तो ये जो हमारा सेल होता है, इस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा केंद्रक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, है ना, इस प्रकार से गोल्जी बॉडी हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे इसमें तत्व होते हैं, ये बहुत सारे तत्व होते हैं। और इसका जो सरफेस होता है, इस सरफेस में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि कुछ ही चीजों को क्या करता है, कोशिका के अंदर एंट्री देता है। हर प्रकार की चीजों को जो है ये कोशिका के अंदर आने नहीं देता, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, रिसीवर लगा होता है। कुछ चीजें क्या होती है, कोशिका में डायरेक्ट मेम्ब्रेन से ऐसा छन्नी जैसा छना करके आ जाती है, लेकिन कुछ चीजों के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रिसीवर लगा होता है। इस रिसीवर का नाम है ACE2, है ना, यहाँ पर एक रिसीवर लगा होता है हमारी कोशिकाओं में, और इस रिसीवर का नाम है ACE2। जब कोरोना वायरस हमारे कोशिका के पास आता है तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ये स्पाइक जो प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, ये हमारा जो ये रिसीवर है, इस रिसीवर में जाकर के ये फंस जाता है, और फिर क्या होता है, ये रिसीवर इसको कोशिका के अंदर खींच लेता है। भाई जब कोरोना वायरस कोशिका के अंदर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद ये जो हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये जो बॉल है पूरा, ये क्या होता है, वहां पर टूट के बिखर जाता है, और बिखरने के बाद अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल है ये चारों तरफ यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब देखो इसके बाद जब ये कोरोना वायरस कोशिका के अंदर प्रवेश हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये जो बॉल जैसी संरचना है, जिसको मैंने क्या कहा था, एनवेलप प्रोटीन कहा था। तो ये जो एनवेलप प्रोटीन है, ये कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, कोशिका के अंदर बिखर जाते हैं। है, समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा कोशिका जो है हर चीजों को अपने अंदर एंटर नहीं करने देता। कुछ चीजें होती है जो हमारे कोशिका के लिए फायदेमंद है, वो क्या होती है, डायरेक्ट एंटर हो जाती है जो मेम्ब्रेन है वहां से, और कुछ चीजों के लिए क्या होता है, यहाँ पर रिसीवर लगा होता है, ACE2 नाम का रिसीवर लगा होता है। जब कोरोना वायरस हमारी कोशिका के पास आता है तो उसका साइज काफी बड़ा होता है, इस कारण वो डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाता, तो वो अपने स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से किसे पकड़ लेता है, रिसीवर को पकड़ लेता है, और रिसीवर उसे कोशिका के अंदर खींच के ले जाता है। जब कोरोना वायरस हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो वो टूट जाता है, मतलब कि उसका जो एनवेलप प्रोटीन है वो टूट जाता है, जिसके कारण उसकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी बिखर जाती है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी कोशिका के अंदर बिखर जाता है। तो भाई ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो भी टूट करके बिखर जाता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए। अब आरएनए क्या हो गया, कोशिका के अंदर पहुंच गया। अब ये आरएनए सीधा किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास। राइबोसोम के बारे में आपको पता होगा, कोशिका वाला वीडियो में मैंने बताया था। इसका काम क्या होता है, राइबोसोम को जो भी आप प्रोटीन दे दो वैसा ही बहुत सारा उस प्रोटीन का वो फोटोकॉपी बना देगा। तो ये क्या करता है, जो कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका सीधा कई सारा फोटोकॉपी निकाल देता है, करोड़ों की संख्या में फोटोकॉपी निकाल देता है। लेकिन वो जो आरएनए है वो कोई काम का नहीं है, अभी वो यूजलेस है। तो इस आरएनए को एक कंप्लीट कोरोना वायरस बनने में मदद कौन करेगा, आगे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, और साथ में कौन, हमारा गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी काय। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, जो राइबोसोम के द्वारा यूजलेस प्रोटीन बनाए जाते हैं उसको यूजफुल प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे जो आरएनए का बहुत सारा कॉपी किया है राइबोसोम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिल करके क्या करेंगे, यूजफुल एक कोरोना वायरस में कन्वर्ट कर देंगे, एक ऐसा कोरोना वायरस जो कंप्लीट हो।
अब ये कोरोना वायरस उस कोशिका से निकलते हैं और आसपास अपने और कोशिकाओं में इंटर करते हैं और फिर करोड़ों और खरबों की मात्रा में ये वायरस बनाना चालू कर देते हैं। अब देखिए, एक जो है व्हाट्सएप में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला थी, वो है ना कार में अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और जब पुलिस वालों ने उसको रोका कि भैया आपने मास्क नहीं लगाया है, तो वो बहस करने लगी। तो मैंने उससे सुना कि भाई वो महिला बोलती है कि भैया जो कोरोना वायरस है ये जरूरी नहीं है कि हमारे मुंह और नाक से ही घुसेगा, भाई वायरस बहुत छोटा होता है, ये हमारे आँख से भी कान से भी घुस सकता है। तो भाई मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये वायरस इतने छोटे होते हैं कि इसको आँख और कान से भी घुसने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हमारी त्वचा से भी घुस सकते हैं। ये हमारे शरीर के अगर इनको हमारे शरीर के अंदर इंटर करना है तो ये डायरेक्ट जो है हमारी त्वचा से भी अंदर शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है हमारे शरीर के अन्य हिस्सों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, ये केवल फेफड़ों को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और अगर ये कोरोना वायरस हमारे नाक या मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो श्वसन नली से होते हुए ये सीधे कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़ों के पास। और चूंकि ये कोरोना वायरस फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो हम वहाँ पर क्या हो जाएंगे, कोरोना वायरस से बुरी तरह से संक्रमित। तो जैसे आपने नाक और मुंह को ढक लिया है तो बाहर से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे, जैसे कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके जो तरल द्रव निकलते हैं उसके मुंह और नाक से, उनको क्या कहा जाता है, ड्रॉपलेट्स। तो जैसे ड्रॉपलेट्स आपके पास आएंगे तो वो जो मास्क है उसमें फंस जाएंगे। अब बाकी जैसे आपके हाथ में लग गए, आपके चेहरे पर लग गए, तो आप क्या कीजिए, हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, साबुन से धो लीजिए, चेहरे को साबुन से धो लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो कोरोना वायरस से डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, है ना। आप क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे कोरोना वायरस से। क्योंकि ये जो वायरस है हमारे बॉडी के जो दूसरी कोशिकाएं हैं, हमारी जो पूरी बॉडी है कोशिका से मिल करके बनी हुई है, तो हमारी बॉडी की जो दूसरी कोशिकाएं हैं उसको ये ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। ये केवल किसे प्रभावित करता है, हमारे फेफड़े की कोशिकाओं को, ठीक है। अब भाई जब ये कोरोना वायरस है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, एक कोशिका में गया, किसके पास चले गया, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के पास जाकर के अपना बहुत सारा प्रोटीन तैयार करा लिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी काय के पास जाकर के इसने क्या किया, एक कंप्लीट कोरोना वायरस के रूप में तैयार हो गया। और एक कोरोना वायरस आया था और बहुत सारे ऐसे फोटोकॉपी बनाते बनाते करोड़ों की मात्रा में वो अपना कॉपी बना लिया और उस वायरस और उस कोशिका से निकल करके आसपास की और कोशिकाओं को संक्रमित कर दिया। तो इस प्रकार से जब वायरस की संख्या बढ़ने लगती है तो हमारे अंदर का जो एंटीबॉडी है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि भाई एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीजन। एंटीजन का मतलब क्या होता है, जो भी तत्व बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है इसे एंटीजन कहते हैं। और इस तत्व से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो तत्व होता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी है बाहर से अगर कोई तत्व जैसे आ गया फायदेमंद तत्व तो उससे ये नहीं लड़ेगा। जैसे हमने कोई टेबलेट दवाई वगैरह खा ली है जो हमारे लिए अच्छा है तो उससे नहीं लड़ता है, लेकिन जो हानिकारक तत्व है उससे लड़ता है ना। दो चीज़ समझिए, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन जब कोई तत्व बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और एंटीबॉडी वो जो तत्व बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश किया है उससे लड़ने के लिए हमारा जो रोग प्रतिरोधी तंत्र है ना, इम्यूनो सिस्टम है, वो एंटीबॉडी बनाता है ताकि बाहर से हानिकारक एंटीजन को समाप्त किया जा सके। जब हमारा जो एंटीबॉडी है ये देखता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो अजीब दिख रहा है थोड़ा, है ना, ये फायदेमंद तो नहीं है, बिल्कुल हानिकारक है, इसको मारना चाहिए, और वो तुरंत क्या करता है, उसको बहुत तेजी से मारना चालू कर देता है। अब चूंकि कोरोना वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, फोटोकॉपी निकालना बहुत ज़्यादा कर दिया रहता है वो, तो चूंकि कोरोना वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है इस कारण हमारा एंटीबॉडी उसको ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन एंटीबॉडी जब बहुत तेज़ी से काम करता है तो हमारे जो फेफड़े में जो ब्लड कैपिलरी होते हैं वो पानी से भर जाते हैं। समझिए ब्लड कैपिलरी क्या है। तो भाई जब हम सांस लेते हैं तो ये जो वायु है ये हमारे श्वसन नली के माध्यम से आगे जा करके दो फेफड़ों में बढ़ जाती है, बायां फेफड़ा और दाहिना फेफड़ा। फिर ये फेफड़े में जाने के बाद और कई शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये और आगे जा करके एकदम पतले केस जैसे और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स के लास्ट छोर में लगा होता है छोटा छोटा गुब्बारा जैसा संरचना, और ये जो वायु है ये उसी गुब्बारे जैसी संरचना में जाती है। और ये जब गुब्बारा फूलता है तो उस गुब्बारे के जो सतह होते हैं ना, उस गुब्बारे के जो सतह होते हैं
उसमें ब्लड का है ना, खून का एक पतला पतला जो है नली होता है, जिसका काम क्या होता है, जब ये हमारा ब्लड कैपिलरी फूलता है तो उस वायु में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ छोड़ देता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पर ब्लड ने छोड़ा था वो, और बाकी जो गैस होते हैं, क्योंकि भाई वायुमंडल में केवल क्या है 21% ही ऑक्सीजन है और बाकी 79% अदर गैस हैं जो कि यूजलेस हैं। तो जैसे हम सांस ले रहे हैं तो पूरा ऑक्सीजन तो नहीं ले रहे हैं, केवल बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है। तो उस ब्लड कैपिलरी में जो खून के जो पतले पतले पाइप लगे होते हैं उसका काम क्या होता है, उस वायु में से ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, और जब हम सांस वापस छोड़ते हैं तो यूजलेस जो वायु होता है उसके साथ ब्लड के द्वारा जो छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन श्वसन नली से होती हुई हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से लास्ट वो कहाँ पर जाती है, ब्लड कैपिलरी में, और वही ब्लड कैपिलरी से वो कहाँ पर मिलती है, खून में मिलती है वो जो ऑक्सीजन है, और खून में मिल करके ये हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, सप्लाई होती है। लेकिन होता क्या है, जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसका एंटीबॉडी बहुत आक्रामक तरीके से, बहुत तेजी से काम करने लगता है, उस वायरस को बहुत तेजी से मारने लगता है, जिसके कारण ब्लड कैपिलरी में पानी भर जाता है ना, ब्लड कैपिलरी में लिक्विड द्रव भर जाता है। और इसी कारण जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड कैपिलरी में पहले से द्रव भरे होने के कारण ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाता। अब भाई वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है तो वो जो ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड खून के जो पतले पतले नस हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और हमारे शरीर में क्या होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है, और इसी को कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और हमारा दम घुटने लगता है तो इसी को क्या कहा जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर व्यक्ति को किसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की, क्योंकि भाई उसका जो ब्लड कैपिलरी है, खरबों की संख्या में हमारे फेफड़े में ब्लड कैपिलरी पाया जाता है, तो बहुत सारे ब्लड कैपिलरी क्या हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, उसमें लिक्विड भर गया है, लेकिन कुछ कुछ ब्लड कैपिलरी काम कर रहा है। अब कुछ कुछ ब्लड कैपिलरी काम कर रहा है तो वो कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वायुमंडल में तो ऐसे ही ऑक्सीजन कम है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको एकदम शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, ताकि जो कुछ कुछ ब्लड कैपिलरी काम कर रहा है उसके माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन देंगे तो ज़्यादा मात्रा में शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। अगर हम उसे शुद्ध ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो जब सांस लेगा तो उसमें ऐसे ही 20-21% ही ऑक्सीजन है, तो बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, जिससे उस व्यक्ति की दम घुटने से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इस कारण व्यक्ति को जब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, मतलब जब वो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होती है। अभी चलिए हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो भाई कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद व्यक्ति में 2 प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आप कोरोना वायरस से ज़्यादा संक्रमित हैं तो निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होगी, और अगर आप कोरोना वायरस से थोड़ा कम संक्रमित हैं, इस वायरस का प्रभाव आपके शरीर में थोड़ा कम है, तो यहाँ पे सूखी खांसी, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द, गले में खराश और बुखार जैसी समस्या देखने को मिलेगी। देखिए बुखार कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ पर मैं एक बुखार जैसे शब्द का वर्णन किया हूँ, बुखार जो है ये कोई समस्या नहीं होती है। जब कोई बाहरी एंटीजन मतलब कोई जर्म हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, जो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र है, वो क्या करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारे जो रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं। देखिए ये कहा जाता है कि भाई पानी को जो है गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो हानिकारक जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। तो ये जो जर्म्स होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, ये अधिक टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब कोई बाहरी तत्व, कोई बाहरी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र क्या करता है, टेम्परेचर, शरीर का जो टेम्परेचर है इसको बढ़ा देता है, ताकि ये जो रोगाणु हैं ये खुद से नष्ट हो जाएं, और इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, बुखार बोल देते हैं। तो बुखार का मतलब क्या है, बुखार का मतलब ये है कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है इसने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है ताकि बाहरी जर्म्स को खत्म किया जा सके।
अब चलिए अब भाई हम बात करते हैं कि ये म्यूटेशन क्या होता है। आपने सुना होगा डबल म्यूटेशन देखने को मिला, भारत में ट्रिपल म्यूटेशन देखने को मिला। तो म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक होने वाला परिवर्तन। जो वायरस होते हैं वो अपने अंदर जेनेटिक परिवर्तन ला सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सके। मतलब ये जो वायरस अपनी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक जीवित रह सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वायरस का म्यूटेशन होना। म्यूटेशन के बाद मतलब परिवर्तन के बाद वायरस क्या हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि म्यूटेशन के बाद वायरस क्या हो गया है, पहले से कमज़ोर हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि पहली बार जब कोरोना आया था तो उस समय ये उतना पावरफुल नहीं था, और दूसरी लहर जब आई है ना, कोरोना का जब दूसरा लहर आया, एक बार कोरोना वायरस ने क्या कर लिया, अपना जेनेटिक परिवर्तन कर लिया। तो म्यूटेशन के बाद जब दूसरा लहर आया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ, बहुत भारी मात्रा में जो लोग हैं वो मरने लगे। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अचानक होने वाला परिवर्तन। कोरोना वायरस जब अपने बॉडी के अंदर कोई चेंजेस करता है, अपने बॉडी में जब वो जेनेटिक परिवर्तन करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और म्यूटेशन के बाद ये क्या होता है, वायरस पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और कई बार पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो वैज्ञानिकों का ये दावा है कि जब तीसरी बार म्यूटेशन होगी, मतलब कोरोना का जब तीसरा लहर आएगा, वहाँ पर ये कोरोना वायरस क्या हो जाएगा, थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। ये वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक तर्क दे रहे हैं। तो आपने एक शब्द और सुना होगा, डबल म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब तो ठीक है, समझ आ गया कि वायरस क्या कर रहा है, अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, जेनेटिक परिवर्तन कर रहा है। लेकिन ये डबल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो भाई देखिए, अलग अलग देशों में कोरोना वायरस में होने वाला जेनेटिक परिवर्तन भी अलग अलग है। जैसे अमेरिका में यदि म्यूटेशन होता है तो वहाँ पर कोरोना वायरस अपने अंदर अलग चेंजेस लाएगा। अफ्रीका में अगर म्यूटेशन होता है तो वहाँ पर कोरोना वायरस अलग चेंजेस लाएगा, यूके में अलग चेंजेस लाएगा, ब्राज़ील में यदि कोरोना वायरस म्यूटेशन करता है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, तो वहाँ पर कोरोना वायरस अपनी बॉडी में अलग चेंजेस लाएगा। कहीं पर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो कहीं पर ये कम ताकतवर हो जाएंगे। तो अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस का अलग अलग एरिया में क्या होता है, अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। तो डबल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे भारत में डबल म्यूटेशन मिला बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, दो टाइप के कोरोना वायरस के पावर को मिला करके जब एक कोरोना वायरस बनाया जाता है तो वो डबल म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस कहलाता है। तो भारत में जो डबल म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस पाया गया उसमें क्या था, दो प्रकार के कोरोना वायरस, जैसे दो देश थे अमेरिका और ब्राज़ील, वहाँ के जो कोरोना वायरस थे, ये भारत में जो डबल म्यूटेशन का जो कोरोना वायरस पाया गया उसमें अमेरिका और ब्राज़ील दोनों प्रकार के कोरोना वायरस का पावर था। तो ये कहलाया क्या, डबल म्यूटेशन का कोरोना वायरस। अब देखिए, डबल म्यूटेशन का कोरोना वायरस के ऊपर वैज्ञानिक लोग अपना रिसर्च कर रहे थे और उसी बीच क्या आ गया, ट्रिपल म्यूटेशन का कोरोना वायरस, है ना। बंगाल में ट्रिपल म्यूटेशन का कोरोना वायरस मिला, ये आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो ट्रिपल म्यूटेशन का कोरोना वायरस का मतलब क्या होता है कि तीन प्रकार के कोरोना वायरस के पावर को मिला करके जब एक कोरोना वायरस बनता है तो उसको ट्रिपल म्यूटेशन का कोरोना वायरस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये म्यूटेशन के बारे में हमने बात किया। तो ये क्लास यहीं ऑफ करते हैं और अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं बात करूंगा कि भाई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का जांच कैसे किया जाता है। आपने सुना होगा RT-PCR जांच, रैपिड एंटीजन टेस्ट ना, तो ये सब कैसे होता है, क्या है पद्धति, क्या है, ये सारी चीज़ों को जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे।